नमस्कार प्रिय छात्रों, आज कक्षा 9 हिंदी हमारी जो पाठ्य पुस्तक गंगा है उसका आज हम अध्याय 3 देखने जा रहे हैं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, बहुत कुछ सीखने को आपको इससे मिलेगा। समझते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। पहले जो लेखक हैं इसके, जिन्होंने इस अध्याय को लिखा है, इस कहानी को लिखा है, जो कि आज हमारी संवादहीन कहानी होने वाली है। नाम है इसका संवादहीन। संवाद हमारे बीच में बहुत कुछ होगा बच्चों। तो उसके जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी जी। ये मेरे गांव से आते हैं एक्चुअली। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरा भी जो गांव है अल्मोड़ा में ही है बच्चों। उत्तराखंड में एक ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अल्मोड़ा, कुमाऊं मंडल में ये आता है। तो तत्कालीन ये उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि 2000 ईस्वी के बाद उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, है ना। बोलते हैं उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार, कोसी एक नदी का नाम है असल में, 1958 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं साथ के लोग, दाजू, दाजू हमारे वहां पे बड़े भाई इनको कहते, ढलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, स्मृति में रहे, न रोको उन्हें, शुभ्रा शुभ्रा, मेरा औलिया गांव, उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। शेखर जोशी ने ग्रामीण, शहरी, मध्यवर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानी में प्रमुखता से उभारा है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, कुछ चीजें लेखक के बारे में थोड़ा याद रख लिया करो, एग्जाम में कभी कभी लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला, साहित्य भूषण सम्मान मिला, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला तथा श्रीलाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2022 में उनका निधन हो गया। अब शेखर जोशी जी ने हमारे लिए एक यहाँ पे बहुत सुंदर सी एक कहानी लिखी है। उस कहानी के संग्रह से लिया गया है और उसका नाम है संवादहीन। अब हम पढ़ेंगे संवादहीन में क्या होता है। तो बच्चों, संवादहीन एक तरह से एक ताई की और एक तोते की, मिट्ठू की कहानी है। इन दोनों के बीच की कहानी है कि कैसे ताई की पूरी ममता का केंद्र मिट्ठू है, कैसे ताई मिट्ठू के साथ पूरा का पूरा संवाद करती रहती है, कैसे उसे अपने अकेलेपन का उन्होंने साथी बनाया हुआ है, उसके बारे में ये कहानी है। तो एक एक करके समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। बीच में जो जो चीजें आती रहेंगी जरूरी समझने वाली, वो हम समझते रहेंगे। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये दो ही प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे, पूत परिवार, बहु बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहु बेटे गांव का मुंह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता। धीरे धीरे सब पर आए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। कितने अच्छे से खूबसूरती से ने लिखा है। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। देखो, कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती है, मतलब जो लेखक हैं, ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या सिर्फ कहानी लिख रहे हैं? नहीं, सिर्फ कहानी नहीं लिख रहे, गागर में सागर भर दे रहे हैं ये। कैसे? इतनी से इतने में उन्होंने इतनी ज्यादा डिटेल्स हमें दे दी। मतलब उनके एक एक शब्द में डिटेल छुपी हुई है, इन बिटवीन द लाइंस भी डिटेल छुपी हुई है। यानी अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कम से कम शब्दों में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बात को अपनी कह दिया है। उन्होंने बता दिया कि कैसे उन्होंने हमें यहां से एक कहीं ना कहीं एक करेक्टर स्केच हमें तैयार करके दे दिया ताई के बारे में। कि ताई के बारे में हमें पता चल गया कि ताई कोई ऐसा नहीं कि गरीब है, ताई बड़े घर से आती है। घर का नाम बड़ा घर है, लेकिन उसके सूने खंडर में अब रह रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ताई के कोई है नहीं, थे। ताई के पास पहले बहु बेटियां भी थी। ताई के पास बेटे थे, बहू थी, बेटियां थी, नौकर थे, चाकर थे, घोड़े थे, गधे थे, सब कुछ थे। उसके बावजूद भी आज ताई अकेले रह रही है। क्यों? क्योंकि जो बहू बेटे हैं वो घर छोड़ करके शहर की ओर चले गए, गांव को छोड़ करके। तो पलायन की जो वो स्थिति है उसको भी उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, दिखा दिया। दूसरा, जो बेटियां हैं उनकी शादी हो गई, तो बेटियां चली जा चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब अकेली ताई रही तो ताई अकेले कौन से काम करेगी। तो जो खेती बाड़ी जो रही होगी वो दूसरों के हाथ सौंप दी। अब जब घर में ही कोई नहीं है, काम करने को कुछ नहीं, तो नौकर चाकर किसके लिए काम करेंगे? तो नौकर चाकर भी नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के ये जो ताई रह गई है वो अकेली अकेली रह गई अपने घर में।
और उसमें भी 1 जून का चूल्हा फूक लेती है, यानी अपने लिए काम चलवाने लायक काम वो कर लेती है। व्रत उपवास के बहाने चौला चूका टाल जाती है, मतलब कि चलो आज व्रत है मेरा तो अब किसके लिए क्या बनाऊं खाना, तो आज का खाना भी स्किप कर दिया। इस तरह से कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, अपने आप के साथ अन्याय सही कर रही है, लेकिन करे भी क्या बेचारी। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, मतलब ये नहीं रहा कि वो गरीब थी या उनके पास पैसे रुपए नहीं थे बस, लेकिन क्या था, सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को आती थी। उनका जो मुख्य दुख दर्द हमें समझ में आया पूरी कहानी में, वो है सूनापन। ठीक है ना, सूना सूना लम्हा लम्हा तेरी यादें तन्हा तन्हा। आगे बढ़ते हैं। भला हो गणपत का जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया, वह ना जाने कहां से प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगती। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस से कर जाती थी, अभी हमने देखा था कि कभी बोल देती आज मेरा व्रत है, उपवास है, नहीं खा रही, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। देख रहे हैं मिट्ठू के वो देख रहे हैं मिट्ठू के ठाट बाट, दाल भात खा रहा है ये। अभी बोल रहे मिट्ठू के वक्त बेवक्त की तकाजों के लिए रोटी बनाकर रखती। अब मतलब बेवक्त के तकाजों नहीं, बेवक्त के ऐसे कुछ टाइम के लिए कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बारिश वारिश आ गई, तो उसके लिए खाना वाना पहले से तैयार करके रखती थी कि कभी रात में मिट्ठू को भूख लग जाए, क्रेविंग हो जाती है इसको भी रात में 1 बजे। तुम्हारे तो क्या, तुम तो स्विगी जोमेटो कर लेते हो, तो ये भी बना के रखती थी रोटी की रात में टेंटे करें तो उसको दे दे जाकर के कुछ। तो ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई है और किस पेड़ या फसल के आखिरी अमरूद बचे। मैं इस कहानी से बच्चों इसलिए भी रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास भी एक बार मिट्ठू हुआ करता था। ठीक है ना, मैं बाद में बताऊंगा उसके साथ क्या हुआ। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता था, बल्कि 1-2 बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि वो मिट्ठू के बहाने एक तो मिट्ठू के साथ साथ ताई का टाइम पास हो जा रहा है अच्छे से, दूसरा मिट्ठू के बहाने जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी घर में आ जाते हैं, जिससे घर में थोड़ा चहल पहल रहती है। और ताई को चाहिए और क्या था, ताई को तो सूनापन ही काटता था, तो अब ताई को थोड़ा सा कुछ अच्छा लगने लगा था। ताई थोड़ा सा नियम रखने लगी थी। पहले अपने लिए खाना वाना ताई बनाती नहीं थी, स्किप कर जाती थी, बोलती थी मेरा व्रत है, उपवास है। लेकिन अब उन्हें बिल्कुल ध्यान रहता है कि कब कौन से खेत में हरी मिर्च पक रही है, नहीं पक रही है, कहाँ पे अमरूद है, कहाँ पे नहीं है, सारा उन्हें ऐसा था। मुझे भी ऐसा बिल्कुल पता रहता था, मैं भी बिल्कुल तैयार रहता था अपने टाइम पे ना, मेरे मिट्ठू के टाइम पे, कि भाई कहाँ से अमरूद वाले की दुकान से अमरूद लाने हैं, उसके लिए वो लाने। मेरा वाला वैसे दाल भात तो नहीं खाता था, मुझे पता नहीं था दाल भात भी खाते हैं। मेरा वाला नहीं खाता था, उसको तो रोटी होता, यहाँ बैठाता था ना ऐसे पीछे देखता था, ऐसे कान काटने लग जाता था मेरा वाला तो। चलो इधर देखो, अब ये बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देते। लेखक का आप देख रहे हो, लेखक कितने सभ्य हैं। मिट्ठू को ये नहीं कि कर देता, बोल रहे हैं कि ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देते। हर हर गंगे सीताराम बोल मिट्ठू राम मिट्ठू राम राम। ऐसे मेरा वाला प्रणाम प्रणाम बोलता था। ताई अचका कर उठ बैठती, लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो। ताई निहाल हो जाती, वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। नई गृहस्थी का भार मतलब कि अब मिट्ठू के आने से उनको एक नई तरह की एक ताजगी आ गई, नई तरह की गृहस्थी थी उनकी। अब एक कामकाज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास का मतलब होता है बच्चों बिना किसी प्रयास के, अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी 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 ताई। तो ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। जमींदार साहब का रौबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुणग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी भी कर देता। तो संभवतः जो ये आपके जो साहब है, कौन साहब थे, जमींदार साहब, ये शायद
ताई के पति रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते, पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते। ये मेरा वाला भी करता था ऐसे, पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे कभी कभी, रेस चालू कर देता पता नहीं क्या, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा, लेकिन ये करता है। तो खींच कर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है मर जा, और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। लेखक को देख रहे हैं, यहीं पर पूरा आपके जो जमींदार साहब है उनके बारे में बता दिया, इनकी फाइटिंग भी करवा दी, सुलह भी करवा दी मिट्ठू और ताई की। इनके आपस में लड़ाई भी हो जाती थी कई कोई, मतलब कि ताई को गुस्सा आता, ताई कहती थी मर जा, वो भी कहता था मर जा। तो फिर दोनों के दोनों, फिर ताई उसको मना देती कि एक मिर्च एक्स्ट्रा दे देती होगी, तो फिर दोनों के बीच में फिर से प्रेम चलने लग जाता। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी वो न्योती बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोहकर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, वो अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच जा रहे थे। एक मिनट, जा रहे थे, अच्छा साथ बना रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले जाओ, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशोपेश में पड़ गई, टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर करी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुकती थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौटाने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे राम राम सीता कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह सकेंगे। वाह बेटे मिट्ठू, ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अब हुआ क्या है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि ताई को पसंद नहीं था कि मिट्ठू से वो दूर रहे। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ हिंट देकर के बताया कि जब कभी ताई थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलती थी, किसी त्योहार वगैरह में चली जाती थी, किसी के प्रसंग वगैरह में चली जाती थी, तो ऐसी स्थिति में ताई को बिल्कुल चिंता रहती थी कि मिट्ठू बेचारा क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। जैसे मिट्ठू उनका कोई बहुत बड़ा खजाना होगा तो उसको छुपा करके रखती थी और जल्दी जल्दी घर आती थी, उसकी चिंता होती थी उन्हें। एक बात तो। दूसरी बात ये अब आ रही है कि ताई के दिमाग में आने लगा, यार थोड़ा सा गंगा स्नान भी करके आ जाती हूँ, जरा पाप पुण्य जो भी है उनका हिसाब किताब भी कर लेती हूँ। तो ये बात भी इनके दिमाग में आने लगी। फिर इनको लगा कि मिट्ठू का क्या करूंगी अगर मैं जाऊंगी प्रयागराज। तो फिर किसी ने बोला कि ऐसा करो मिट्ठू को भी अपने साथ ले जा लो रेलगाड़ी में। तो फिर तब तक दूसरा बोल पड़ा कि रेलगाड़ी में तो टिकट पड़ जाएगा इसका। अब ऐसा है कि भाई इतना कुछ करने के बाद ऐसा नहीं है कि जो ताई है, ताई के पास पैसों की कमी हो रखी। ताई बिल्कुल रजवाड़े खानदान से आती है, ताई के पास पूरे जमींदारी के बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ। यहां पर ऐसा मत समझना है हल्का हल्का देख करके। तो बच्चों अब ताई बोल रही है यार अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। ताई बोल रही मैं इसे ले जा तो लूंगी, लेकिन दिक्कत ये होगी कि वहां इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे कैसे इसका मैं क्या क्या हिसाब किताब करूंगी। बेचारा वहां वो जाएगा, नई नई जगह देखकर मेरा मिट्ठू बिलक जाएगा। तो अब वो सोच रहे क्या करूं क्या करूं। तब तक वहां पर एक जगन मास्टर रहते हैं। उन जगन मास्टर की जो पत्नी है उन्होंने बोला कि यार ताई एक काम करो, आप इसे मुझे दे दो, मैं देख लूंगी, इसकी देख रेख मैं कर लूंगी इतने दिनों के लिए। अब ताई की जान में थोड़ी सी जान आई और यहाँ मिट्ठू भी कहीं ना कहीं मिट्ठू भी खुश हो गया कि अब यहाँ पे नई तरह की मिर्चें खाने को मिलेंगी, अब दीदी के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से अब मिट्ठू यहाँ पर खुश हो गया। तो अब ताई थोड़ा सा निश्चिंत हो गई है कि चलो अब करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है बच्चों, ये समस्या यह है कि जगन मास्टर के घर में महाकुंभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जगन मास्टर की परमिशन के बिना, पूरा उनकी आज्ञा के बिना ही उनकी पत्नी ने यह हामी भर दी कि वो मिट्ठू को रखेगी। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उनकी बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। इन मास्टर जी से ये मास्टर भी ताल्लुकात रखता है, क्योंकि मेरे साथ भी बच्चों यही हुआ था। जब वो मेरा मिट्ठू था मैं उसे देखता था तो फिर एक दिन मैंने निर्णय लिया कि ये मिट्ठू अब सही नहीं लग रहा पिंजरे के अंदर, इसको उड़ा दिया जाए। आगे क्या हुआ वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका दे करके अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले, क्योंकि इन्हें पापी सा लग रहा।
इन्हें लग रहा कि यार मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, मेरी पत्नी ना समझे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये एक बंद पिंजरे में बेचारा पक्षी जो कि हवा की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया है, वो पिंजरे में बैठा हुआ, तो इन्हें बड़ा पाप सा एक वो महसूस होता था, इन्हें है ना अपराध बोध सा महसूस होता था। मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर जाने की कोई इच्छा ही नहीं प्रकट करी। मेरा वाला भी सेम ऐसे ही करता था। जगन मास्टर को अपनी धुन के पक्के थे, निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था, उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चला था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश यानी कि उत्सुकतावश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। मेरा भी सेम टू सेम ऐसा ही करता था, ऐसा लग रहा है ये मास्टर मैं ही हूं। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर, गीता रहस्य बच्चों आप मुझे बताओगे कि क्या है, कौन है गीता रहस्य, आप मुझे बताना, ठीक है ना, हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर जगन मास्टर हाथों में अनाज लेकर आ आ की आवाज गुहार लगा रहे थे। ये तो मैं अपने कबूतरों के लिए लगाता था, आ करके बोल रहे लगा रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए, अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। उड़ लिया, वो तोते उड़ गए, वहां मिट्ठू क्या उड़ा, यहाँ मास्टर के तोते उड़ गए। तो मास्टर के तोते उड़ गए क्योंकि भाई वो फरार हो गया, मिट्टू फरार हो गया यहाँ से, घर से। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव के सभी के मन में इस अनूनी घटना ने गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे। हम भी जानते हैं भाई, इतना कुछ देख करके आ रहे पीछे भी। और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार गणपत ने ही एक सुझाव दिया। ये गणपत कौन है समझ नहीं आ पा रहा। ये गणपत ने पहाड़ी तोता दिया था वो तो समझ में आया, लेकिन गणपत है कौन इस गांव में, इसके बारे में जिक्र नहीं करा शेखर जोशी जी ने। बोल रहे मिट्टू की शक्ल सूरत का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सचिव वह तोता लेकर हाजिर हो गया। ये गणपत नहीं मान रहा भाई, ये पता नहीं कहां से आज की डेट में, वैसे तो बैन है ये चीजें हरे तोते पालना। ये गणपत को पकड़ना पड़ेगा, तभी गणपत की डिटेल नहीं दे रहे बच्चों ये हम लोगों को, वरना गणपत को देख रहे एक पहले लाया था अब दोबारा ले आया, बोला उसकी हम शक्ल का लाऊंगा उसकी सूरत का। अरे सारे तोते एक जैसे तो होते हैं गणपत। अब जगन मास्टर की जिंदगी को एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे। ये मास्टर कभी तुम्हारी तरह पढ़ाया करते थे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आज ये तोते को पाठ पढ़ाने लग रहे ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई। अब वह जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरों के सामने बैठकर रटते मिट्ठू राम राम सीता राम राम, राम राम सीता, हर हर गंगे हर हर गंगे। अब जगन मास्टर के तोते उड़े पड़े हुए। जगन मास्टर सोच रहे कि श्रीमद् भगवद गीता के कुछ 2-4 श्लोक अगर मैं रटा दूं कम से कम अपने तोते को, ये जो नया ला रखा हूं, तो ताई भी खुश हो जाए, बोले कि देखो मास्टर क्या काम का निकला, यानी कि मास्टर टीचर बाय चॉइस ऐसा वाला कुछ निकला लगे। तो राम राम सीता राम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टर इन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते राम राम सीता राम हरे गंगे, फिर खींच कर कहते मर जा मर जा। ये मास्टर भी ऐसे ही। तब पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता या शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता। वो कह रहा है ये क्या हो गया मास्टर को, लोग कह रहे हैं मास्टर मास्टर, लेकिन इसे हो क्या गया। वो अंदर जो तोता, क्योंकि वो तो नया वाला तोता है, उसको थोड़े ना आती वाली भाषा इनकी बोलने वाली। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई बड़े घर मतलब अपने घर की ओर नहीं गई, सीधे जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि वहां उन्होंने अपना मिट्ठू छोड़ा था। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। वहां से ताई आ रही, मिट्ठू ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा मिट्ठू, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ताई आ रही। वो बोल रहा है ये कौन है अब नया, एक नमूने तो मैं देख रहा था मास्टर को, अब ये दूसरे कौन आ चुके हैं यहाँ पर। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किस अमराइयों में घूम रहा होगा।
ताई सोच रही बेचारा मेरा मिट्ठू बोल क्यों नहीं रहा, मेरे से नाराज हो गया। अब ये देखो, देख रहे हैं मास्टर को, यहाँ पर मास्टर पाप वो करने चले थे, कुछ पुण्य कमाने चले थे, एक नया पाप करके आ गए। वो मास्टर की बात कर रहा मैं, सोच रहे थे कि मैं तोते को बाहर निकाल कर दाना दाना खिला दूंगा। अब बेचारी ताई इसको रोज मेहनत करती हुई, आगे की कहानी नहीं लिखी नहीं, लेकिन ताई का दुख दर्द तुम ही समझ सकते हो आगे क्या हुआ होगा। रोज ताई के तोते उड़ गए होंगे अब की बारी में, इसको बेचारे को पढ़ा पढ़ा करके, सिखा सिखा करके। अरे ये ताई को और गुस्से से पता नहीं क्या क्या, और ये ना बोल रहा हो कहीं मर जाओ, वो मास्टर ने ये भी तो सिखाया है इसको। तो ये चीज है बच्चों, ये वो जगह हैं जहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये इन सब जगहों पर जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप होंगे, आप यहां से आ सकते हो। इनके लिंक वगैरह आपको नीचे दिए गए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बहुत अच्छी चीज और दे रखी है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए गए हैं आपको। उनके वन शॉट भी कराए गए हैं, उनके क्रिस्प शॉर्ट वीडियोस भी बनाए गए हैं, ताकि 10-15-20 मिनट में उसकी समरी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए अच्छा रहे। तो जाकर के एक बार विजिट करो, ठीक है ना। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ठीक है ना। ठीक है, तो वो आपको सब मिल जाएगा। अभी के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यार आपको ये कैसा लगा, मिट्ठू और ताई के बीच का ये संवादहीनता कैसी लगी। अच्छा देखो, संवादहीन का मतलब क्या हुआ, ये संवादहीन ये कह सकते हैं कि लास्ट में आकर संवादहीनता आ गई। संवादहीनता मतलब दो लोगों में होने वाला संवाद, है ना, दो लोगों में होने वाला। एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। मतलब दो लोग आपस में जब बातचीत कर रहे होते हैं, किसी सकारात्मक पक्ष की ओर जब जा रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव तरह का कम्युनिकेशन चल रहा होता है, वो संवाद है एक तरह का। और वही डिस्ट्रक्टिव अगर हो जाए तो वो विवाद है एक तरीके से। तो वो ये संवादहीनता के बारे में बात हो रही है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, वो ये कि कहानियों के ना बच्चों कुछ प्रकार होते हैं। कोई कहानियां ऐसी होती हैं सुखांत होती हैं, यानी उनका अंत सुख वाला होता है। जैसे कोई आप मूवी देखते हो, लास्ट में हीरो जीत गया, विलन मर गया, ऐसा विलन को मार दिया, विलन खत्म हो गया, ऐसा वाला देखा आपने, वो सुखांत कहानी कह लेते हैं कि मतलब कहानी का अच्छी एंडिंग हो गई। इसी तरीके से कुछ होती है दुखांत कहानियां, जिनका अंत दुख भरा होता है। मतलब लास्ट में आप आंसुओं के साथ बाहर निकल रहे होंगे कहानी देख करके कि यार मजा नहीं आया, दुख हो गया। कुछ होती है ऐसी करके, कुछ होती है कि किसी को अप्रत्याशित अंत होता है किसी में, मतलब आपने सोचा नहीं होता, एकदम क्लाइमेक्स होता है, निकल के कुछ और आ जाता है, इस तरह से। तो अलग अलग कहानियों का प्रकार होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहानी कैसे प्रकार की कहानियों की श्रेणी में आप इसे रखना चाहोगे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो को आप जरूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया। मेरे लिए नहीं तो कम से कम उस भागे हुए मिट्ठू के लिए तो कर लो कम से कम यार। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।